अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल चाल आप लोगों का। अब हम चले हैं जी एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर नंबर 3 करेंगे। बहुत अच्छे से समझ आने वाली है आपको विद टॉपिक, और साथ साथ ज़रा इसको कंसेप्ट को समझते हैं, फिर उसके बाद जाते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ। तो आइए, हाउ अच्छे 3.1 है, हाउ डू यू रिप्रेजेंट दिस फॉलोइंग डेटा। अगर मैं कोई डेटा दे दूँ आपको, कोई नंबर्स दे दूँ, कुछ बोल दूँ कि ये चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेशन दे दूँ आपको, तो मैं कहूँ इस इन्फॉर्मेशन को आप एक रिप्रेजेंट करो किसी तरीके से, तो आप कैसे करने लगेंगे। तो मान के चलो हसन है जिसके पास 15 नोटबुक्स हैं और 6 पेन्स हैं, मैंने कह दिया हसन के पास। दूसरी तरफ अली है, 10 नोटबुक्स हैं और 2 पेन हैं। देखो, हसन के पास 15 नोटबुक और 6 पेन, 10 नोटबुक और 2 पेन। काशिफ के पास है 13 नोटबुक्स है, 5 पेन है। मैं कहूँ इनको आपने किसी तरह रिप्रेजेंट करना है। एक डेटा है, ये डेटा दिया मैंने आपको, कोई इन्फॉर्मेशन दी है, कोई डेटा दे दिया मैंने आपको, तो मैंने कहा इसको रिप्रेजेंट करो। तो इसके तरीके क्या क्या है। पहला एक तरीका आप अपनाएंगे, जो पहला तरीका है वो है टेबुलर फॉर्म। टेबल बनाएंगे। टेबल कैसे, यानी कि नाम लिखेंगे हसन अली काशिफ करेंगे। इस तरफ नोटबुक्स लिखेंगे, हसन के पास 15 नोटबुक्स 6 पेन, अली के पास 10 नोटबुक 2 पेन, इसके पास 13, काशिफ के पास 13 नोटबुक्स 15 पेन है, 5 पेन है। मैंने ये कह दिया। अब ये जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है इसको कहते हैं टेबुलर फॉर्म। टेबल बनाया आपने, टेबुलर फॉर्म। लेकिन बच्चों इसके अलावा एक और फॉर्म है जो कि हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। देखिए कौन सा फॉर्म, मैट्रिसेस की फॉर्म, मैट्रिक्स की फॉर्म। तो वो हम देखना चाहते हैं, सेकंड मेथड। तो इस डेटा को, यानी कि किसी भी डेटा को मैट्रिक्स के अंदर क्या किया जाता है, यानी कि रिप्रेजेंट किया जाता है। मैट्रिक्स का काम भी यही है कि डेटा को हैंडल करना। ठीक है जी, यहाँ ये डेटा मैंने दे दिया। अब आप क्या कर रहे हो कि जितनी भी नोटबुक्स हैं उसको आपने एक कॉलम में लिख दिया, मतलब ये नोटबुक्स का है, और ये जो लाइन है, कॉलम है, ये जो कतार बन रही है, ये बुक्स का है, यानी कि ये पेन का है। तो एक तरफ नोटबुक, एक तरफ पेन, यानी कि मैंने इस लाइन में नीचे की तरफ नोटबुक लिख दिया और इस तरफ क्या लिख दिया, पेन लिख दिया। अब ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने नोटबुक हमेशा ऐसी लिखनी है, पेन ऐसे। आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आपने ऐसे लिख दिया। देखो तरीका, नोटबुक और ये क्या है, पेन है। तो आपने डेटा को चाहे ऐसे रिप्रेजेंट किया रहे, चाहे ऐसे रिप्रेजेंट करे, कोई ऐसा नहीं है किसी डॉक्टर ने उसने लिख के नहीं दिया कि भाई बस इसी तरह करना है। ठीक है जी, तो ये लकीर के फ़कीर नहीं, यहाँ भी हम इसी तरह भी शो कर सकते हैं और इस तरह भी शो कर सकते हैं। तो हमने उस डेटा को मैट्रिक्स की फॉर्म में शो कराया। अब जाते हैं मैट्रिक्स के कंसेप्ट की तरफ कि मैट्रिक्स की फॉर्म में शो तो कराया सर, तो मैट्रिक्स होती क्या है, इस चीज़ को समझते हैं। तो देखिए, मैट्रिक्स बेसिकली होती है एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होती है। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट यानी कि एक रेक्टेंगल जैसी बन रही है यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है जी। अब रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है किस चीज़ का, किस चीज़ की रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, नंबर्स की। अब मैं बोलूँ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स बोलूँ, तो नंबर्स से मतलब यहाँ पे होगा बच्चों, रियल नंबर भी हो सकते हैं, कम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, आगे आएंगे, और साथ ही साथ फंक्शन भी हो सकता है। फंक्शन का मतलब है साइन थीटा, कास थीटा, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। तो कोई भी फंक्शन हो सकता है इसके अंदर। तो ये आपके पास अरेंजमेंट के अंदर, उस मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती है। अरेंजमेंट किस चीज़ की होती है, नंबर्स की होती है। नंबर्स बोलूँ तो रियल नंबर, इमेजिनरी, कम्प्लेक्स, सब कुछ आएंगे, मैंने एक्सेट्रा करके छोड़ दिया। अब ये अरेंजमेंट जो होती है ये हॉरिजॉन्टल रोज में होती है और वर्टिकल कॉलम्स के अंदर होती है। अब रोज कॉलम्स क्या होती है इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो आपके पास नीचे आएगी जो हॉरिजॉन्टल लाइन की जो अरेंजमेंट होती है उसको रो कहा जाता है, वर्टिकल अरेंजमेंट की लाइन है उसको कॉलम कहा जाता है। जैसे ये देखें, हॉरिजॉन्टल है, सीधा है, सीधा अरेंजमेंट, ये रो है, फिर इसको भी रो कह सकते हो ऐसे। वर्टिकल ऊपर से नीचे, ये ऊपर से नीचे हैं, तो ये क्या है, कॉलम से। तो सर क्या इसमें कॉलम नहीं है, इधर भी 15 और 6 कॉलम बना रहे हैं, 10 और 2 एक कॉलम बना रहे हैं, 13 और 5 एक कॉलम बना रहे हैं, यहाँ 15 6 एक रो बना रहे हैं, और ये भी एक रो बन रही है, ये भी एक रो बन रही है। तो भाई रो ऐसे ऐसे, कॉलम इस तरह ऊपर से नीचे, समझ गए कि नहीं। रो हमेशा सोई हुई होती है। रो कैसी होती है, सोई हुई होती है, मतलब लेटी हुई होती है। रो कैसी होती है, लेटी हुई होती है, सोई हुई होती है। कॉलम जागी होती है, मतलब उठी हुई होती है। समझ चुके हो कि नहीं समझ गए हो। अब आ जाओ, मैंने जो प्लुरल है मैट्रिक्स की, जो सिंगुलर यानी वाहिद, एक मैट्रिक्स, एक कोई होगा तो हम मैट्रिक्स कहेंगे, ज़्यादा होंगे तो मैट्रिसेस कहेंगे। तो ये हमारा मैट्रिसेस क्या है, मैट्रिक्स की जमा है। समझ गए कि नहीं। तो इसको कहते हैं प्लुरल फॉर्म है इसकी। मॉडल मैट्रिक्स मतलब कि एक आपको मॉडल दे दिया, किसी मैट्रिक्स के अंदर कितनी कितनी चीज़ें होती है, जरा ये समझते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको लेनी ज़रूरी है। तो मान के चले कोई भी मैट्रिक्स होगा उसका नाम लिखा जाएगा क्यू से, नहीं किसी भी अल्फ़ाबेट से लिखते हैं। अब नीचे हम ये नोट पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी। तो ये इस तरफ जो होता है वो मैट्रिक्स का नाम होता है।
और बच्चों इसके अंदर जितने भी नंबर्स हैं, ये सारे नंबर दिखाई पड़ रहे हैं, ये सारे क्या हैं, यानी कि नंबर्स हैं, एलिमेंट्स कहेंगे। अब ये बताऊंगा मैं आपको ये बताऊंगा, नीचे समझ पड़ेगी आपको। अब यहाँ पे ये जो लेटे हुए नंबर्स हैं, ऐसे लेटे हुए नंबर्स हैं ऐसे, इनको हम क्या कहेंगे, रो। तो इसका मतलब एक रो होगी, फिर ये नीचे सेकंड रो होगी, इन दोनों को क्या कहेंगे बच्चों, रोज कहेंगे। एक एक को रो 1 रो 2, R1 मतलब रो 1, R2 मतलब रो 2, दोनों को मिला के बोले तो रोज कहेंगे। आ जाओ फिर देखें बच्चों, यहाँ ऊपर से नीचे ये एक कॉलम बन रही है, फिर ये क्या है, एक कॉलम, दूसरी कॉलम, और ये तीसरी कॉलम, C3 लिख दिया। इन तीनों को मिला के कहेंगे तो कॉलम्स कहेंगे। समझ चुके हो कि कॉलम्स, तो मैट्रिक्स के अंदर रोज हो सकती है, कॉलम्स हो सकते हैं। तो सिंगल रो भी हो सकती है, ज़्यादा एक कॉलम भी हो सकती है, वो हम मैट्रिक्स के टाइप्स में जाके ये बात करेंगे। अभी बस रुके रहो। अब नोट पढ़िए, बड़े इंपॉर्टेंट है, इससे एमसीक्यूज बनते हैं, तो इसलिए नोट बहुत ज़रूरी है। नोट ये है कि ईच एंटिटी या नंबर, जो इसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर्स होते हैं, या इनको एंटिटी कहा जाता है, जो चीज़ें पड़ी होती है इसके अंदर, जो एंटिटी है, जो नंबर्स हैं, या फिर जो कॉलम्स हैं, एक मिनट में लाइट बंद कर दो, जो नंबर्स हैं या कहें जो एंटिटीज़ हैं, इन एंटिटीज़ को एलिमेंट्स कहा जाता है। समझ गए हो कि नहीं? यानी कि अंदर जो भी पड़ा होगा, ठीक है, पत्थर लकड़ जो भी पड़ा हुआ है, सबको क्या बोलेंगे, सबको बोलेंगे कि ये एलिमेंट्स हैं। समझ चुके हो कि नहीं? और बच्चों इन एनी मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब समझ रहे हो, ऐसे सीधी सीधी, जो लेटे हुए, ठीक है, जो सोए हुए हैं, उनको कहा जाएगा रोज। ये दोनों सोए हुए थे तो ये क्या है, रोज। रोज हमने पढ़ा है ये रोज क्या है। और इसी तरह वर्टिकल लाइंस में जो एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास कॉलम्स होंगे। यहाँ नहीं लिखा है लेकिन आप समझ गए होंगे। एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट्स में बोलूँ तो इसकी एंटिटीज, मैट्रिक्स के अंदर जो कुछ पड़ा हुआ है, लकड़ पत्थर जो भी पड़ा हुआ है, तो एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर की बात हो रही है, रिटन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। एलिमेंट्स को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है। जैसे आपने देखा होगा ये जो हम ब्रैकेट लिख रहे हैं, इनको स्क्वायर ब्रैकेट्स कहा जाता है बच्चों। तो जो नंबर्स हैं, एंटिटीज़ हैं, एलिमेंट्स हैं, इनको किसी स्क्वायर ब्रैकेट में करके लिखते हैं। इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, इनको स्क्वायर ब्रैकेट्स कहा जाता है, यानी स्क्वायर ब्रैकेट्स को अंदर लिखेंगे। समझ गए हो कि नहीं? कौन है? रुको एक मिनट। तो देखिए बच्चों, अब दरवाजे पे नाक हो रही थी इसलिए मैंने खोल दिया, ठीक है, दरवाज़ा, तो डिस्टर्ब होने के लिए माजरत। आ जाओ। कैपिटल अल्फ़ाबेट्स, मैंने कहा एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आर रिटन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। कोई भी मैट्रिक्स होगा उसके एलिमेंट्स बोलें तो एंटिटी, एलिमेंट्स बोलें तो नंबर्स, जो नंबर्स हैं उनको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ये बात जान चुके हैं। ये आपको पास दिखाई पड़ रही है क्या चीज़ें? स्क्वायर ब्रैकेट्स है सर, समझ गए? स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। तो नाम एक और है, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स आर यूज टू नेम मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को नाम देने के लिए हम कैपिटल अल्फ़ाबेट से लिखते हैं। मतलब समझो क्या, अगर मैं कोई मैट्रिक्स लिखता हूँ तो मुझे ए नाम देना होगा, बी नाम देना होगा। अगर आप ऐसा करते हो बच्चों, स्मॉल ए नाम देते हो, गलत है। स्मॉल बी नाम लेते हो, गलत है। स्मॉल लेटर से नाम नहीं देना, मैट्रिक्स का नाम कैपिटल लेटर से रखना है आपने। समझ चुके हो कि नहीं? नेम ऑफ मैट्रिक्स। फिर कह रहा है वाइल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, लेकिन जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स मतलब जो एंटिटीज़ हैं अंदर जो पड़ी हुई है, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल अल्फ़ाबेट से या फिर नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल अल्फ़ाबेट से, ये मैंने स्मॉल, कैपिटल ए से तो नाम देंगे मैट्रिक्स का, लेकिन स्मॉल अल्फ़ाबेट से आपने एलिमेंट्स को लिखना है। मान लें कोई ए मैट्रिक्स है, इसके अंदर ABCDEF, ये कोई एलिमेंट्स है। अब देख पा रहे हो कि इसकी जो एलिमेंट्स हैं इनको मैंने स्मॉल लेटर से लिखा है, नाम को कैपिटल लेटर से लिखा, यही कह रहा है। अब ये ABC ये एलिमेंट्स है, ये नाम नहीं है मैट्रिक्स का। समझ जा रहे हो कि नहीं? अब ABC की जगह स्मॉल अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हो, यानी कि कह रहा है ये एलिमेंट्स हैं, इनको स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में लिख सकते हो या फिर नंबर्स में भी लिख सकते हो। नंबर्स मतलब जैसे ये नंबर्स पड़े हुए हैं, तो किसी नंबर्स में भी लिख सकते हो और अल्फ़ाबेट्स में भी लिख सकते हो। अब आगे चलते हैं। तो चलिए बच्चों, अब करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स है जिसका m नंबर ऑफ रोज है, रोज क्या होती हैं? जो लेटी हुई लाइन्स हैं। कॉलम्स क्या है? जो सीधी है। अगर किसी मैट्रिक्स में m नंबर ऑफ रोज है, m कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी, ठीक है, m नंबर ऑफ रोज है और n नंबर ऑफ कॉलम्स है, उसके अंदर n नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो उसका ऑर्डर होगा m मल्टीप्लाई m, रो मल्टीप्लाई कॉलम। कैसे? जैसे मान के चलो कोई मैट्रिक्स है 1 2
3 4 5 6, इसके m रोज कितने हैं? तो आप बोलेंगे सर एक रो, दो रो, तो इसका मतलब है रो 1 रो 2, तो कुल मिला के रोज यानी m कितना है आपके पास? 2 है, 2 बोल दोगे क्योंकि दो रोज हैं। और रो को m से लिखते हैं, कॉलम्स 1 2 3, जब मैं पूछूं कॉलम जिसको n से लिखा जाता है वो 3 कॉलम है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, 3 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? कॉलम रोज बता दिए, कॉलम बता दिए, मैं पूछूं ऑर्डर क्या होगा? तो 2/3, पहले m लिखना है, m/n, इसी को कहते हैं m/n लिखते हैं। इस तरह आपने किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है, या m × n लिखना है, या फिर बच्चों इसको यहाँ ऐसे लिखोगे 2 × 3, तरीका है। आ जाओ, अब क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज का, कहता है राइट नंबर ऑफ रोज भी बताओ, कॉलम्स भी बताओ, ऑर्डर भी बताओ। क्या क्या पूछा है? नंबर ऑफ रोज, कॉलम्स और ऑर्डर, 3 चीजें मांगी, तो 3 चीजें मांगी। तो देखिए अब पहला क्वेश्चन है, आपको लग रहा होगा कि इसको प्लस है, तो प्लस बीच में होता है तो प्लस कर देना है आपने। पहला क्वेश्चन जो है उसमें प्लस हो रहा है, 1 + 2 है, 4 + 5 है, तो क्या कर लोगे? प्लस करके देखोगे। भाई देखो ऐसे गिनने लगोगे तो आपको लगेगा एक रो है लेकिन 1 2 3 4 कॉलम है, ऐसा मत सोचना। प्लस हो रहे हैं तो प्लस करना है आपने, ये 3 हो जाएगा, ये 5 और 4 9 हो जाएगा। अब चेक करो, अब चेक करो, रो 1 है यानी m1 है, कॉलम कितने हैं? 2 है, कॉलम कितने हैं? 2 हैं, तो इसका मतलब है 2 कॉलम्स हो गए। कौन है? तो देखिए जी अब ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हो गया। अब बताओ ये यहाँ पे रोज कितने हैं? 1 है, कॉलम कितने हैं? 2 है, n से लिखते हैं। अब इसका ऑर्डर क्या होगा? 1 और 2, यानी कि 1/2 कर सकते हो। समझ चुके हो कि नहीं? अब इधर आओ, a + s 0 और d + s है, ये तो प्लस नहीं हो सकते इसलिए छोड़ देंगे, ये 0 0 0। अब बताओ रो कितने हैं? एक रो हो गया और ये दूसरा रो हो गया, तो इसका मतलब है m जो है ना वो 2 है। n बताओ, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, n बोलोगे 2 है, बिल्कुल 2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका ऑर्डर होगा 2/2। समझ चुके हो? या 2 × 2 लिख दो। अब आ जाओ, ये डिवाइड में है जी, ये पूरा एक नंबर है, 5/7 है, तो ऐसा मत सोचना इसमें 2 रो होंगे, ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ये पूरा एक नंबर होता है क्योंकि डिवाइड करोगे तो जो चीज़ डिवाइड हो रही है मैट्रिक्स के अंदर, या जो चीज़ प्लस हो रही है माइनस हो रही है, उसको पहले करना होता है। तो इसका मतलब है इसका एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो इसका मतलब क्या है? रो 1 है, कॉलम 1 है, रो 1 है तो मतलब m 1 है, कॉलम 1 है तो मतलब n 1 है, तो इसका रो 1 कॉलम भी 1, और मैं ऑर्डर पूछूं तो 1/1 कर दोगे। समझ चुके हो अब तक? आ जाओ अब इधर ये वाले क्वेश्चन पे, 4 + 2 मल्टीप्लाई, बीच में क्या हो रहा है? 1 + 5 हो रहा है। समझ गए सर? अब क्या है कि पहले प्लस कर दो, 6 मल्टीप्लाई 1 + 5 क्या होता है? 6 होता है। 6 से क्या आएगा बच्चों? आप बोलेंगे सर 36 आएगा। अब अगर मैं पूछूं रो कितने हैं, आप बोलेंगे सर रो 1 है, कॉलम कितने? आप बोलेंगे सर एक ही कॉलम है, तो इसका मतलब है m भी 1 होगा, n भी 1 होगा। मैं पूछूं 1 1, अब 1 रो है और 1 कॉलम है, मैं पूछूं ऑर्डर बताओ, 1/1 बोलोगे। समझ चुके आप तक? तो ये इसका ऑर्डर था, 3 चीज़ें पूछी तो तीनों को हमने आंसर किया। तो अब मिलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। चलिए बच्चों अब करते हैं इक्वल मैट्रिक्स क्या है इस 3.1 एक्सरसाइज के अंदर, कि जब दो मैट्रिक्स तब इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगे, कब कहलाएंगे? इफ एंड ओनली इफ ऑर्डर इज सेम। मतलब क्या है कि 2 रो हैं तो दूसरे की भी 2 रो होनी चाहिए, पहले के 2 कॉलम है तो दूसरे के भी 2 कॉलम होने चाहिए, पहले के जितने रो उतने दूसरे के, पहले के जितने कॉलम उतने ही दूसरे के होने चाहिए, तब वो इक्वल मैट्रिक्स होंगे। ये बुनियादी क्राइटेरिया है किसी भी मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए। सबसे पहली शर्त क्या है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। भाई ऑर्डर मतलब किसी का 2/2 है तो 2/2 होना चाहिए, ठीक है। 3/2 है दोनों का तो 3/2 दोनों का होना चाहिए, यही बात कर रहे हैं। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, मतलब कि उसके डायगोनल कहें या जिधर कहीं मैट्रिक्स के, ये मान ले ये नंबर है। अब ये हमारे पास इसके इक्वल मैट्रिक्स तब होगा, इधर भी ऐसा ही मैट्रिक्स हो जो जिसके नंबर एक जैसे हो, इधर 2 है तो इधर 2, इधर 3 है तो इधर 3, इधर 3 है तो इधर 3, इधर 4 है तो इधर 4, तो तब वो इक्वल कहलाएंगे। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल है यहाँ पे और आर्डर भी इक्वल है, 2/2 और इसका भी 2/2, तो इसका मतलब है ये इक्वल मैट्रिक्स है ये दोनों। जैसे एग्जांपल ले रखिए, देखने में तो नहीं लगता इक्वल है, लेकिन देखिए बच्चों इसका आर्डर क्या है बताओ? रो 2 है और कॉलम 1 है, 2/1 2/1 लग रहा है, लेकिन
यहाँ पे आपको लग सकता है कि इसके एलिमेंट सेम नहीं है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। देखो एक कोई शायद फेल हो जाए दोनों में से, तब भी वो इक्वल मैट्रिक्स नहीं कहलाएंगे, 4 है तो ये 4 से 2 बन सकता है, क्योंकि रूट 4 है तो ये 2 बना सकते हो ना, 2 का स्क्वायर करके, तो 2 आ जाएगा, तो ये 2 हो गई। इसी तरह 5 है तो -5 का जब स्क्वायर करने लगोगे तो ये 25 बनेगा। तो इसका मतलब है ये एलिमेंट्स भी क्या है, एक तरफ से 2 है, एक तरफ से 25 है, लिहाजा इस इक्वल मैट्रिक्स है। समझ चुके हैं कि नहीं? तो इस सब ध्यान से देखना होता है कि दोनों चीजें सेम हो रही कि नहीं हो रही। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है और उसके कुछ पार्ट्स हैं, उसमें देखें कि ये मैट्रिक्स इक्वल है या नहीं है, हम वो देखना चाहते हैं। मैट्रिक्स इक्वल है या नहीं है, हम वो देखना चाहते हैं। देखें अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि 1 0, उस तरफ क्या है 1 0 0 1 है, उधर देख लिए। अब यहाँ पे 25 रूट 25 माइनस 25 है, रूट 25 माइनस रूट 25, यहाँ पे 25/5 है। थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा आपको, तभी लगेगा कि ये इक्वल है या नहीं है, पहले डायरेक्ट नहीं पता चलता। देख ले अब यहाँ 1 - 1 ये 0 आएगा, रूट 0 बन जाएगा, जो सॉल्व हो सकती है, और ये भी कट के 0 आएगा, तो इधर और इधर 0 है। अब देखो इससे ये आना चाहिए ना, देखते हैं 0 इधर आ रहा है और इधर ये 5 का स्क्वायर बन के कट सकता है, बिल्कुल 0 इधर भी आया, इधर ये 4 का स्क्वायर बन के कट सकता है, कटा गया। अब देखो भाई यहाँ से ये 0 आ गया और यहाँ 5 कटेगा, 1 आएगा और यहाँ भी 1 आएगा और यहाँ पे भी 0। तो अब देखो थोड़ा फर्क है इन दोनों में। चलिए बच्चों देखो ये माइक नहीं लगा हुआ था, आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो उसको ज़रा सॉर्ट आउट कर लेना, ठीक है, ध्यान से। तो यहाँ पे देखो अब ये सेम नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। अब नीचे वाले में इधर तो देखने से लगता है सेम ही है, क्योंकि यहाँ 1 स्पेस 2 स्पेस 3 है, यहाँ स्पेस नहीं है, बीच में प्लस प्लस कर रखा है। अगर इनको एक्चुअल में प्लस करोगे तो इनसे क्या आएगा 3 5 6 आएगा, तो क्योंकि एक एलिमेंट्स है इसके अंदर, तो इसका मतलब ये और ये इक्वल नहीं है, आर्डर नहीं सेम नहीं है ना, एलिमेंट सेम है। एलिमेंट सेम लग सकते हैं लेकिन बीच में प्लस है तो प्लस करना होता है मैट्रिक्स के अंदर, आपको पता है। तो ये आपके पास अलग है दोनों, क्योंकि इसका आर्डर क्या बन रहा है 1 क्रॉस 3, इसका आर्डर क्या बन रहा है 1/1, इसका 1/3 था, इसका 1/1 है, तो अलग है, तो इसलिए आप कह दोगे कि ये भी इक्वल नहीं है मैट्रिक्स। हाँ फिर कहाँ पे इक्वल, अब देखें यहाँ पे आपको लग सकता है इक्वल है फिर से, क्योंकि ये आपके पास पूरा एक नंबर है, 1/2 है, 1/2 पूरा एक नंबर है। कैसे एक नंबर है, क्योंकि इसको डिवाइड करोगे तो 0.5 आएगा। इधर 1 और 2 ये अलग अलग एलिमेंट है, तो ये भी वही हिसाब हो रहा है, कंफ्यूज करवा रहे हैं आपको। यहाँ पे आपको लास्ट वाली मैट्रिक है, इसमें थोड़ा खेल अलग सा है, वो देखते हैं, आ जाए उसमें फिर थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करके ही चेक कर लेते हैं कि क्या वही मैट्रिक्स आ रही है या नहीं आ रही। देख लो अब यहाँ पे ये है, ये क्या बनेगा 1 + 0 1 ही आएगा, ये क्या बनेगा 0 + 0 0 आएगा, 0 मल्टीप्लाई बाई 0 0 आएगा, 1 - 0 1 आएगा, 0 को किसी से माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगली देखो मैट्रिक्स 5 × 5 25 होगा, नीचे क्या है 25 आएगा, बिल्कुल सही। 3 × 0 नीचे क्या है 7 है। अब देखो यहाँ से निकालो क्या आ रहा है कि आपके पास 15 और 2 17 17 और -17 0 आ रहा है, बिल्कुल सही। 17 1 17 कट रहा है, 1 आ रहा है, तो यहाँ पे ये भी कट रहा है, तो आप सोचो जी यहाँ पे 1 आया और ये 0/7 करोगे ना 0 आएगा, 0 1, तो ये आपके पास इक्वल मैट्रिक्स हैं। तो ये इक्वल हो गई क्योंकि इसका आर्डर भी सेम है ही है और साथ ही साथ एलिमेंट्स भी सेम आ चुके हैं, तो इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन पूरी बैठी। ये दोनों इक्वल मैट्रिसेस है, एक मैट्रिक्स होता है, 2 होंगे तो मैट्रिसेस होंगे, इक्वल मैट्रिसेस होंगे। अब इस इक्वल मैट्रिक्स के कंसेप्ट के आगे आपके बुक में क्वेश्चन नहीं दिए हुए हैं, लेकिन उसी टॉपिक में ये क्वेश्चन मेंशन है इस तरह की चीज़ कि जब भी 2 मैट्रिक्स इक्वल हों तो इसमें अननोन की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये दोनों मैट्रिक्स बोला है कि इक्वल है, इसने कहा है क्या बोला है, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो हमें यहाँ जो x है अननोन है और y अननोन है, इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है इसका मतलब है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। आर्डर तो सेम है ही है, देख पा रहे हो, आर्डर तो सेम है, लेकिन दूसरी वाली डेफिनेशन के मुताबिक एलिमेंट भी सेम होते हैं, तो इसका मतलब इक्वल इन्होंने ले रखा है बीच में, इसलिए हम ले रहे हैं, ठीक है, इक्वल ले रखा है, तो इसका मतलब अब ये एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल होगा, ये एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल होगा। तो हम इस हिसाब से क्या करते हैं, x + 2 को इक्वल लेते हैं 9 के, तो x इक्वल आएगा 9 - 2, x इक्वल आएगा 7। तो इस तरह से y - 4 = 7, देन y = 7 + 4 आएगा,
देन y इक्वल टू 7 तो 8 9 10 11 कर दोगे, जो कि y आ चुका है। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है बुक का। ये बड़ा आसान सा है, ये कोई डेटा दे रखा है, उसको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। तो शुरू में हमने कहा था कि कोई भी मैट्रिक्स, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डेटा, शुरू में ही हमने टॉपिक के उस डेटा को हम कोई मैट्रिक्स बना सकते हैं, और इसमें कोई सख्ती नहीं थी कि उसको रो मैट्रिक्स बना रहे हो, कॉलम बना रहे हो, तो जैसा आपका दिल करे वही बना सकते हो। भाई देखो, हैदर है, हसन है, अहमद है, 7 पॉइंट्स लिए, 11 पॉइंट्स लिए, 10 पॉइंट लिए सब ने। तो बोल रहा है कि इस डेटा को मैथमेटिक क्विज में लिए हैं, इन रो मैट्रिक्स में एक रिप्रेजेंट करो। तो रो मैट्रिक्स में करोगे तो 7 पहले आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 10 आएगा। तो ये आपने एक रो मैट्रिक्स बनाई। अब इसी का कॉलम बनाओ कह रहा है, कॉलम मैट्रिक्स को सी नाम देना है, इसने बोला हुआ है कि कॉलम मैट्रिक्स सी, तो इसलिए हम क्या करेंगे 7 11 10। अब इसमें कोई सख्ती वो वाली बात थी नहीं कि आपने कॉलम क्यों बनाया, रो क्यों बनाया। अब जाते हैं नेक्स्ट पड़ाव की तरफ। तो चलिए बच्चों, अब पढ़ते हैं जी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है। बड़ी अहम बात है ये, आप पढ़ो तो आपके लिए फ़ायदा होगा। बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए, फिर जाएंगे क्वेश्चन की तरफ कि टाइप्स किस किस तरह के। इससे बहुत सारे एमसीक्यूज बन करके आ सकते हैं। सबसे पहले है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स नाम से ही जाहिर है, अ मैट्रिक्स विद हैव ओनली वन रो, एक रो हो और प्लुरल कॉलम्स हो, मतलब बहुत ज़्यादा कॉलम्स है, सिंगल कॉलम नहीं, एक से ज़्यादा हो तो उसको प्लुरल बोलते हैं। यानी मैनी कॉलम्स हो तो उसे हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे A11 A12 A13 A1n है। तो ये 1 1 क्या चीज़ है देख लो। अगर मैं लिखता हूँ 1 2 3, इस 1 एलिमेंट को मुझे A11 कहना होगा क्योंकि इसकी पोजीशन है, मतलब ये फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में। अगर इसको मुझे कहना होगा तो 1 2 कहना होगा। क्यों? क्योंकि इसकी पोजीशन है, पहली रो में है और दूसरे कॉलम में, पहली रो में दूसरे कॉलम में। इसकी पोजीशन अगर हो तो 1 3, क्योंकि पहली रो में है और तीसरे कॉलम में। तो इसी तरह ये बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, पहली रो पहला कॉलम, फिर पहली रो पहला एलिमेंट, फिर दूसरी पहली रो दूसरा कॉलम, फिर पहली रो तीसरा कॉलम। इस तरह ये चलता जाएगा। इसी तरह पहली रो n नंबर ऑफ कॉलम्स हो सकते हैं कि कॉलम्स बहुत ज़्यादा होंगे। और इसका आर्डर याद रखें, एमसीक्यूज में पूछते हैं, इसका आर्डर होता है 1/n होता है बच्चों, 1/n या 1 क्रॉस n होता है। मैंने इधर लिखा हुआ भी है। तो इसका आर्डर ये होगा रो मैट्रिक्स का। कॉलम मैट्रिक्स का बताते हैं, ए मैट्रिक्स विद ओनली 1 कॉलम और प्लुरल रोज होंगी, मतलब मेनी रोज हो सकती है, 1 कॉलम एंड मेनी रोज। अब देख पा रहे हो यहाँ एक ही कॉलम है। जैसे यहाँ पे बाद वाला नंबर 1 1 आ रहा है, A11 A21 A31 A41 होगा। जैसे मैं अगर लिखूँ कोई नंबर लिखता हूँ, कोई मैट्रिक्स लिखता हूँ, मान लें 1 2 3 4 है, तो A11 A क्या करेंगे इसको A21 A31 A41, इसी तरह चलता जाएगा। इसी तरह AM1 होगा, क्योंकि हमने रो को M बुलाते हैं तो इसका आर्डर क्या बनेगा, M और ये 1, यानी कि M क्रॉस N 1 हो सकता है या M/1 हो सकता है। इतनी बात समझ गए हो तो बोलो हाँ। अब आ जाओ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स से पहले मैं रेक्टेंगल मैट्रिक्स बताऊंगा, फिर इसके ऊपर जाते हैं, क्योंकि एक स्पेशल केस बन जाती है इसके आगे। और भी तरह तरह के केसेस और तरह तरह के मैट्रिक्स आएंगी स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ, इसीलिए मैं पहले रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बताऊंगा। तो आपको आती होगी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स दैट हैज़ अनइक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, जिसके रोज और कॉलम एक जैसे ना हो। जैसे मान के चलो 1 2 3 4 5 6, ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें रोज और कॉलम इक्वल नहीं है, तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। 2 रोज है 3 कॉलम है, देख पा रहे हो, 2 रोज यानी 2 बाई और 3 कॉलम है तो 2/3 है। इसका क्या आ गया, आर्डर आ गया। तो ये होते हैं हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब आ जाओ स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स दैट हैज़ इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, जिसके रोज और कॉलम इक्वल हो, एक जैसे हों, तो उसको हम क्या कहते हैं। याद रखें बच्चों, इक्वल मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स में फ़र्क है। इक्वल मैट्रिक्स में ये था कि रोज और कॉलम इक्वल होते हैं, आर्डर सेम हो सकता था। यहाँ पे एलिमेंट्स सेम होना ज़रूरी नहीं है स्क्वायर मैट्रिक्स में। देखिए कैसे कंफ्यूज हो गए होंगे आप। इक्वल मैट्रिक्स में क्या बजाती, मैं अगर कहूँ 3 4, इसके साथ 3 1 2 4, ये दोनों मैट्रिक्स स्क्वायर हैं लेकिन इक्वल नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स है ये, क्योंकि 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम। लेकिन मैं कहूँ 1 3 2 1 और इधर भी लिखूँ 1 2 3 1, अब ये मैट्रिक्स इक्वल हैं। कैसे? नंबर्स भी आमने सामने के नंबर्स इक्वल हैं और आर्डर भी इक्वल है। लेकिन क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? हाँ, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। तो इक्वल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स जो होगी वो लाजमी नहीं कि वो इक्वल मैट्रिक्स भी हो। समझ चुके हो? यस सर। नोट याद रखें, फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स
m और n सेम होता है, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम रहता है, यानी कि 2/2 है तो 2/2 होना चाहिए, 3/3 है तो 3/3 होना चाहिए, कभी भी आर्डर अलग ना हो। सही है जी। फाइंड एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर होता है। अब नेक्स्ट आ जाए, अब यहाँ इसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद आपके पास मैट्रिक्स और भी नाम आएंगे, जैसे नल मैट्रिक्स है, ठीक है। उसके बाद आती है जी डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, ये यूनिट मैट्रिक्स, ये सब के सब स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, याद रखें, मैं आगे बताऊंगा। अब आ जाओ नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स का दूसरा नाम जीरो मैट्रिक्स, एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नाम याद रखें। जीरो मैट्रिक्स भी कहा जाता है क्योंकि सारे नंबर्स जीरो होते हैं इसके अंदर के, और नल मैट्रिक्स भी कहा जाता है। और लास्ट वाला नाम तो बड़ा मज़ेदार है, क्या है नाम? एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब कि ये जो नल मैट्रिक्स होती है जिसके 0 0 होते हैं नंबर्स अंदर, तो ये जो 0 0 है इसको हम एज अ एडिटिव आइडेंटिटी के तौर पे यूज़ करते हैं। मतलब ये किसी भी मैट्रिक्स के साथ प्लस करेंगे तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाती है। जैसे मैं कहूँ 5 के साथ 5 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा कि क्या करें तो 5 ही आ जाए, 5 के साथ क्या प्लस करें तो वापस से 5 आए तो 0 प्लस करें, तो 0 इज़ द एडिटिव इन्वर्स। बेसिकली ऐड करने से फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पे जो भी मैट्रिक्स का एडिशन हम आगे करेंगे अगले एक्सरसाइज के अंदर, मैट्रिक्स को जब ऐड अप करते जाएं यानी प्लस करेंगे, उस वक्त बच्चों उस वक्त हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बल्कि ये जीरो मैट्रिक्स कहें या एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहें या नल मैट्रिक्स कहें, ये एज आ एडिटिव आइडेंटिटी के तौर पे यूज़ होती है। ध्यान से सुनना, हम जब मैट्रिक्स को जमा करेंगे प्लस करेंगे उस वक्त हम इस नल मैट्रिक्स को, इसकी शक्ल कैसी होती है, सारे 0 0 होते हैं अंदर, एलिमेंट सारे 0 0 होते हैं अंदर, जितने भी हो नंबर्स हैं वो सब 0 होते हैं। तो अब मैंने कहा कि जो नल मैट्रिक्स है या जीरो मैट्रिक्स है, इनको हम जब मैट्रिक्स को जमा करते हैं प्लस करते हैं उस वक्त इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी के तौर पे लेते हैं। जैसे कि देख लो, अब ये कोई मैट्रिक्स है जो कि नल मैट्रिक्स है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको मैं किसी भी मैट्रिक्स के साथ प्लस करूँगा तो वापस से वही मैट्रिक्स आ जाती है, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी के तौर पे होगी। अब अहम बात याद ये रखनी है कि इसके मैट्रिक्स डेट ऑफ एनी आर्डर, कुछ भी आर्डर हो सकता है। मतलब क्या है, अब ऐसा नहीं है कि इसके एक नंबर हो तो तभी ये अंदर एक पड़ा हुआ है तब भी एडिटिव आइडेंटिटी है। अगर ये कोई रो 2 नंबर ऐसे पड़े हुए तब भी ये भी एडिटिव आइडेंटिटी है। 2 नंबर नीचे पड़े हुए कॉलम में तब भी 2 0 नीचे पड़े हुए, 2 0 ऐसे पड़े हुए, 2 0 ऐसे, कुछ भी, इसका कोई भी आर्डर हो सकता है। रैंडम है जी, रैंडम है, कोई बात नहीं, ठीक है। रिप्रेजेंटेड बाई ओ से किया जाता है, इट मे बी ऑफ एनी आर्डर, कुछ भी आर्डर इसका हो सकता है बच्चों, ये याद रखें। ये एमसीक्यूज के लिए बड़े दुमदार किस्म की चीज़ें बनती है, आपके लिए लेके आएँ। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगी, ध्यान से सुनना। अब जो भी डायगोनल मैट्रिक्स है, मैं यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ कि मैट्रिक्स के अंदर कुछ मैट्रिक्स है उनका हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी होता है, तो ये एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है। स्क्वायर मैट्रिक्स जो है, मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान से सुनना, स्क्वायर मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स भी हो सकती है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स के बिना वो डिफाइन ही नहीं होती है। फिर स्केलर मैट्रिक्स है वो भी डायगोनल मैट्रिक्स होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो भी डायगोनल, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स के ही अंदर आते हैं ये डायगोनल और स्केलर मैट्रिक्स, आगे पढ़ेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, यहाँ डेफिनेशन में ये बात लिख दी है, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें अंदर एवरी एलिमेंट, सब के सब एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं, एक्सेप्ट द प्राइमरी प्रिंसिपल डायगोनल। देखो सब एलिमेंट 0 होंगे, प्राइमरी प्रिंसिपल डायगोनल इसको कहते हैं। ये 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब 0 हो तो चल जाएगा, बाकी सब 0 हो तो चल जाएगा, इनको 0 नहीं होना होगा, इनको 0 नहीं होना होगा। अगर ये 0 हो गए तो फिर वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं कहलाएगी। यहाँ पे नंबर्स होने चाहिए, यहाँ पे नंबर्स होने चाहिए, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगी, ये बात भी पक्की है कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, मान के चलो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी नहीं। अगर जैसा कि देख लें, ये कोई मैट्रिक्स बनाती है, अब ये स्क्वायर नहीं है लेकिन आपको लग सकता है ये डायगोनल में है, नहीं है डायगोनल में, तो इसके लिए 3 रो 3 कॉलम होने चाहिए, 2 रो 2 कॉलम भी हो सकते हैं, मसला नहीं है इसके लिए, सही है। अब देख लो ये आपके पास कोई डायगोनल मैट्रिक्स बन चुकी है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, अब ये डायगोनल मैट्रिक्स में एटलीस्ट 1 एलिमेंट नॉन 0 होना चाहिए। अगर ये 2 0 हो तो चल जाएगा, ये नॉन 0 तभी ये डायगोनल ही है। अगर 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 एक 0 है 2 0 नहीं है तब भी डायगोनल है,
अगर तीनों जीरो होंगे तब डायगोनल नहीं होगी, ये बात याद रखें। तीनों जीरो हैं तब डायगोनल नहीं, तो नल मैट्रिक्स हो जाएगी। तीनों जीरो, इधर कोई है नंबर 5 2, फिर भी डायगोनल नहीं है भाई। इधर नंबर्स होने चाहिए, इधर नंबर्स होने चाहिए, डायगोनल में होना चाहिए। वो डायगोनल में नंबर्स ही नहीं, एक एक का काम चल जाएगा, नहीं है तो नहीं। अब इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 हो सकता है, 3 क्रॉस 2 हो सकता है, 3 क्रॉस 3 हो सकता है, 4 बाई 4 हो सकता है, कुछ भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी ये। समझ चुके इतनी बात। अब आ जाओ, नेक्स्ट है जी, पढ़ाओ हमारा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स की ही एक स्पेशल केस बनती है, क्योंकि इसमें जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं इसमें सेम नहीं भी हो तो चल जाएगा। मतलब कैसा है, ये तो 0 0 है ना, ये तो 0 0 है, यहाँ पे सेम नहीं हो तब भी चल जाएगा, ये डायगोनल है। स्केलर मैट्रिक्स के लिए यहाँ पे मान ले या 2 2 या 1 1 1 1 हो तो अलग है, सेम नंबर्स होने चाहिए। तो ये क्या बनेगी बोलो, ये डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स इन विच ऑल एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी डायगोनल आर इक्वल। प्राइमरी डायगोनल इसको कहते हैं, या मेन डायगोनल कहते हैं, या प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं, इक्वल हो तब होगी। नेक्स्ट आ जाओ, यूनिट मैट्रिक्स या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होती है डायगोनल मैट्रिक्स की ही एक किस्म है, लेकिन यहाँ 1 1 होगा। अब ये मैट्रिक्स स्केलर भी है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है। याद ये रखें कि जो भी यूनिट मैट्रिक्स है वो डायगोनल हो सकते हैं, जो भी स्केलर है वो डायगोनल हो सकते हैं, लेकिन जो भी डायगोनल है वो नहीं स्केलर हो सकते हैं, नहीं यूनिट मैट्रिक्स होते। क्या बात की सर, समझ कुछ भी नहीं है। क्योंकि डायगोनल में क्या है कि ऊट पटांग हो सकते हैं, इधर कुछ भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकते हैं, एक जैसे भी हो सकते हैं। अब ये अलग अलग हैं तो लिहाजा ये डायगोनल तो है लेकिन स्केलर नहीं है। अगर मैं कहूँ फिर भी ये यूनिट भी नहीं है, यूनिट के लिए यहाँ 1 होना ज़रूरी है, स्केलर के लिए यहाँ सेम होना ज़रूरी है। अगर मैं यहाँ पे 3 3 3 लिखता हूँ तो आपको लगेगा ये डायगोनल है, जी है, स्केलर है, जी है, यूनिट नहीं है, अभी यूनिट नहीं है, यूनिट के लिए 1 1 होना चाहिए। समझ गए इतनी बात। अब अगर मैं यहाँ 1 1 लिखने लगा, अगर मैं 1 1 लिखने लगा, अब मैं पूछूं क्या ये डायगोनल है, हाँ है, क्या ये स्केलर है, हाँ है, क्या ये यूनिट मैट्रिक्स है, हाँ है। समझ गए हो। तो इसका मतलब है कि 1 1 आए तो वो यूनिट भी है और भी नहीं। अब इसका एक और फंक्शन है, जो यूनिट मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब क्या है कि हम किसी नंबर को, मैं 5 है, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करूं, दोबारा से 5 आए, ऐसा कोई चीज़ 0 से नहीं, 0 से मल्टीप्लाई करने से वो 0 हो जाता है, 0 को प्लस करने से वही आता था ना, तो फिर वो 0 को हम कहते थे एडिटिव आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे मैं 1 मल्टीप्लाई करूँगा, जब 1 करने लगूंगा तो वापस से 5 आएगा, तो तब क्या बनेगा, 1 को क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि नंबर्स की पहचान को नहीं मिटाता, नंबर्स की पहचान को नहीं ख़राब करता। 5 है तो 5 ही रह रहा है, 5 ख़त्म नहीं हो रहा। इसी तरह बच्चों, अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स के साथ, ये मैट्रिक्स मैं ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके साथ ये मल्टीप्लाई करो, ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है और ये भी 3 क्रॉस 3, वापस यही आएगा, वापस यही मैट्रिक्स आएगा। ये हम कुछ क्वेश्चन आगे जाके करेंगे, तो वापस यही आएगा। आप चेक कर सकते हो, कोई 2 क्रॉस 2 ले लो, लाजमी नहीं है, जैसे मान ले 2 3 4 5, ठीक है, और यहाँ पे कोई 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ले लो, ये लो, 2 क्रॉस 2 में भी आइडेंटिटी हो सकती है। तो अब इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे ना, फिर भी क्या आएगा, वही आएगी शुरू वाली, क्योंकि ये आइडेंटिटी है, ये यूनिट मैट्रिक्स है, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। समझ चुके हो। स्केलर या डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अब जाते हैं आगे नेक्स्ट। तो चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। आपने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ी है, तो अब बताओ ये कौन से टाइप्स हैं, तो आपको बतानी होगी। 5 5 सेम है, और ये डायगोनल है, ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स जो है ना सेम है, तो ये स्केलर है। कौन सी मैट्रिक्स है, अब पढ़ चुके हो ना, स्केलर मैट्रिक्स है, और स्केलर मैट्रिक्स होना चाहिए स्केलर के लिए। नेक्स्ट आ जाओ, ये डायगोनल है क्योंकि 0 आएगा, 3 + 0, यहाँ तो सेम नहीं है ना, अलग अलग है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। आई समझ, वो वाली बातें गौर से सुनना फिर आएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ कटिंग वटिंग हो सकती है, 3 3 = 9, 3 5 3 = 15, तो ऊपर भी 3 नीचे भी 3 बच रहा है, तो कुल मिला के कट जाएगा, ये 1 आएगा। हाय हाय 1 आया, तो इसका मतलब है ये आपके पास 1 आने का क्या मतलब है, यानी कि ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है।
कैसी मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक ही एलिमेंट है, एक 1 बाई 1 इसका आर्डर है तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। समझ गए? आ जाओ यहाँ पे। अब 625 जो है ना 25 का स्क्वायर होता है, इसको मुझे हल करना पड़ेगा। 25 का स्क्वायर करके नीचे 25 है तो ये क्या आएगा 25 बाई 25 तो 1 आएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 1, इस जगह पे क्या आ रहा है 1। सॉल्व करो, इस जगह पे चेक करो, इस जगह पे चेक करो। 15 और 17 को प्लस करो, 15 और 17 को प्लस करो, यानी कि 17 है और ये 15 है। 7 के आगे 5 जोड़ दिया तो 12, 1, 3 और 32 हो रहा है। 32 ये और ये 32 0 आ रहा है, कट के 0 आएगा। -32 था ना। अब यहाँ पे देख लो जी 18 और 1 19 हो रहा है, यानी कि प्लस 19 हो रहा है ये, और वो -19 है तो कट गया, तो कुल मिला के 0 आ रहा है। यहाँ सोचो 3 और नीचे 9 है तो 9 3 का स्क्वायर हो सकता है, कट गया तो 3 बाई 3 बच्चों क्या आएगा 1। तो ये आपके पास कोई यूनिट मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है, स्केलर भी हो सकती है, डायगोनल भी हो सकती है, खैर यूनिट मैट्रिक्स है ये कह दोगे। यहाँ 1 आ रहा है इस सारे की जगह, यूनिट मैट्रिक्स है। इधर आ जाओ 6 और 2 8 हो रहा है, 6 और 2 8 और इधर 0 और ये कट के 0 आ गया और 8, तो सेम है तो स्केलर मैट्रिक्स है। समझ चुके हो कि नहीं? अब आ जाओ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ऐसे कुछ भी उठा के दे सकते हैं आपको, कंसेप्ट पीछे पढ़ लिया सारा कुछ तो आज आ गया होगा। मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम, ऐसी मैट्रिक्स जिसको हम रोज और कॉलम में चेंज करें, यानी कि रोज और कॉलम को इंटरचेंज करें, तो वो हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स होती है बोलो जी? वो हमारे पास होती है जी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होती है। जैसे मैं मैट्रिक्स लेता हूँ, इसका ट्रांसपोज लेते हैं 1 2 3 4 है। अब इसका ट्रांसपोज लेने लगेंगे तो जो ट्रांसपोज के आसान तरीके हैं, जो सोए हुए हैं उनको जगा दो। ये सोए हुए हैं मतलब क्या है, लेटे हुए हैं, उस तरफ हैं, रो के फॉर्म में है। ये सोए हुए हैं, उनको जगाना है, उनको खड़े रखना है। मतलब ये कि ये सोए हुए हैं, लेटे हैं, तो इसको उठाने हैं। उठाने के लिए हमें किसको कॉलम में रखने होंगे। देखो जागने वाले किसको कहेंगे? सोने वाले इनको कहेंगे। 1 2 सोए हुए, 3 4 सोए हुए, जागे वो कौन से? 1 3 है, 2 4 है। तो आप ऐसे करो, बस सोए वालों को जगा दो, जागे वाले खुद ही सो जाएंगे। देखो ये सोए हुए हैं, ये सोए हुए हैं, इनको जगा दो, इनको ऐसे लिख दो। ये भी सोए हुए हैं, उनको भी ऐसे लिख दो। पहले ऊपर वालों को लिख दो ऐसे, पहले ऊपर वालों को ऐसे जगा दो, इनको भी ऐसे जगा दो। जो जागे हुए हैं ना वो खुद ब खुद सो जाएंगे। देखना ये सोए हुए हैं 1 2, ये भी सोए हुए हैं 3 4। सोए वालों को क्या कर दिया? जगा दिया, खड़ा रख दिया, और जागे हुए खुद ही सो गए। 1 3 जागा हुआ था, अब सो गए। समझ गए? तो ये आपके पास क्या होता है जी? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है, जिसको ए कैपिटल टी या ए स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं ऊपर। अब आफ्टर ट्रांसपोज आर्डर ऑफ मैट्रिक्स रिवर्स, जब भी आप ट्रांसपोज लेते हो ना, मैट्रिक्स का आर्डर रिवर्स हो जाता है। खैर अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो फिर नहीं होगा, अदरवाइज दूसरे मैट्रिक्स के लिए आर्डर रिवर्स हो जाता है। कैसे? जैसे 2 बाई 3 कोई मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लेने के बाद 3 बाई 2 हो जाएगी। अगर स्क्वायर है तो फिर नहीं होता, जैसे इसका आर्डर रिवर्स नहीं हुआ, बाकियों का आर्डर रिवर्स हो जाता है। आपके पास बाकियों का आर्डर रिवर्स हो जाता है, तो ये याद रखें आप, आर्डर रिवर्स वाली बात को, बड़ी अहम है। ठीक है, तो अब अहम सवाल की तरफ आते हैं। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक बहुत अहम है, तो आपने ये पढ़ा होगा, बड़ा आसान भी है ऐसा। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लाए वापस वही मैट्रिक्स आए तो वो सिमेट्रिक होती है। ट्रांसपोज लिया वापस वही आ जाए, हाँ वापस ए ही आ जाए। मैं बताता हूँ ये बनाते कैसे वो भी। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक, अगर वो ट्रांसपोज ले वो माइनस टाइम आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। एग्जाम्पल लेंगे, आगे टेंशन मत दो। अब इतनी बात, अब इसी के नीचे है, बुक में तो क्वेश्चन नहीं है, अननोन मैट्रिक्स, अननोन एलिमेंट होगा उसको भी फाइंड कर सकते हैं। किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर कोई अननोन एलिमेंट है तो उसको हम निकाल सकते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स है ये 1x + 4 2x - 3x + 1, अब यहाँ पे x अननोन है तो वो आप निकाल सकते हो, क्योंकि इसने क्या बोला है कि अगर a कोई सिमेट्रिक मैट्रिक है तो x की वैल्यू बता दो। a इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का मतलब क्या है? a अगर सिमेट्रिक है तो a ट्रांसपोज इक्वल आएगा a के। a ट्रांसपोज और a को इक्वल लिख सकते हैं क्योंकि a सिमेट्रिक है, ये जो दी हुई मैट्रिक्स है ये खुद सिमेट्रिक है। तो मैं इसका ट्रांसपोज लेने लगूंगा तो क्या बनेगा? 4x + 2 और ये 2x - 3x + 1, ये होगी। अब इस सिमेट्रिक मैट्रिक की डेफिनेशन के हिसाब से मुझे क्या करना होगा? मुझे ये काम करना होगा कि मुझे A ट्रांसपोज और
ए को बराबर रखना होगा, इक्वल लिखना होगा। क्यों लिखना होगा सर बोला? इसलिए क्योंकि ये दोनों सिमेट्रिक है। इसकी डेफिनेशन पे पूरे बैठते हैं। मुझे ये ए ट्रांसपोज और ए को इक्वल लिखना होगा। आ जाओ, 4x माइनस नहीं 4 इधर से लिखते हैं 4 2x माइनस 3 x प्लस 2 x प्लस 1, इसको मुझे बराबर रखना होगा दूसरे वाले साइड के 4x प्लस 2 2x माइनस 3 x प्लस 1। ऐसा है कि नहीं है? अब देखो इक्वल लिखना होगा, बिल्कुल लिखना होगा इक्वल। दोनों को मैंने इक्वल किया हुआ है तो मुझे इसको इसके इक्वल लेना होगा, बिल्कुल लेना होगा। किसी को भी ले लो, इसको इसको इक्वल लो, कहीं से भी ले और इक्वल लेके फाइंड करो। आ जाओ, x कहीं से भी मिल जाएगा, इन दो को भी इक्वल लेके निकाल सकते हो, इन दो को बराबर आएगा, मैं बता रहा हूँ सेम आएगा आंसर भी। x प्लस 2 है तो यहाँ से x को अलग करें, इस x को इधर भेजें, 2x माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 2 किया। अब 3 को उधर भेजें, 2x माइनस 1x है, कुछ नहीं तो 1 है ना, तो ये x बनेगा, 2 प्लस 3 होगा तो x कितना आया 5। या बस एक जगह से फाइंड हो रहा है तो बाकी जगह से करने की सच ज़रूरत नहीं है। तो 5 आ रहा है, नहीं तो यहाँ से भी निकाल सकते हो। इसको इसके इक्वल कंपेयर करो, x प्लस 2 इक्वल टू 2x माइनस 3। ऐसा है, माइनस 3 को इधर लाए, 2 प्लस 3 2x माइनस x, तो क्या होगा 5, तो ये आएगा x, 5 आ गया बस। तो अननोन की वैल्यू भी निकाल सकते हो। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है, ये आपने करना है। बस आखिरी सवाल है इसके बाद। तो चलिए बच्चों, अब बस आखिरी वो स्लाइड है। अब देखें, चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है क्यों सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक के लिए आपके पास क्या है? सिमेट्रिक के लिए आपके पास होता है ए ट्रांसपोज ए के बराबर आता है। स्क्यू के लिए क्या होता है? स्क्यू के लिए होता है ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आ जाता है। अगर ये चीज़ हो जाए तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा, नहीं है तो नहीं होगा। अब आ जाओ, अब मैं एक तरीका बताऊंगा। पहले तो चेक करना है, ट्रांसपोज लेके चेक करना है, वही आया तो ठीक है, नहीं तो मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा, देख के पता लगेगा। पहले क्वेश्चन करते हैं, बाद में ट्रिक बताऊंगा। अब ये पहले मैट्रिक्स मान लीजिए, इसका नाम ए दे दिया हमने, 5 2 3 2 9 6 3 6 3 है। इसको ट्रांसपोज ले लो, क्या वही आती है कि नहीं? सोए हुए को जगा दो, सोए हुए को जगा दो, सोयों को जगा दो, सोए हुए, ये भी सोए हुए हैं जगा दो, और ये भी सोए हुए हैं जगा दो, जागे हुए खुद सो जाएंगे, तो वही है। तो आप लिख सकते हो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आ गया, तो ये सिमेट्रिक है। आ जाओ, ये वाले चेक करो, सी जो कि क्या है, इसको कोई मैट्रिक्स में नाम दे देता हूँ, बी नाम देते हैं, अपने से नाम देते हैं, अभी इन्होंने नाम नहीं दिया हो तो 0 - 2 - 4 2 0 - 2, हाँ जी 4 2 0। जगा दो जी, सोए वालों को जगा दो, सोए वाले हैं ये सारे। जागो रे जाओ, जागो रे जागो, जागो रे जागो, -2 4 2 0। देखो क्या किया, जगा दिया। तो आप देख पा रहे हो कि जहाँ पहले यहाँ पे +2 था तो अब -2 हो चुका है, पहले यहाँ पे -2 था तो अब +4 हो गया। इसलिए क्या करते हो आप, माइनस इनसे कॉमन ले लेते हो बच्चों, माइनस सबसे कॉमन लो। इससे माइनस देंगे तो ये -0 होगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये -2 होगा, लिखने की ज़रूरत है, -4 लिखेंगे। ये +2 होगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, 0 होगा, -2 होगा। माइनस बाहर लेने से साइन सबके उलट पुलट हो जाएंगे, सवाए 0 के अलावा सबके साइन क्या होंगे, उलट पुलट। ये +4, ये b+4 और ये उलट पुलट हो गया और ये आ गया आपके पास। तो देख पा रहे हो कि ये आपके पास माइनस टाइम है, b ट्रांसपोज माइनस, और ये वापस से क्या हो गया, जब माइनस लेंगे ना, माइनस ले लिया, वापस b बन गया, वापस b जैसा बन गया। -2 था तो अभी -2 आया, -4 था तो अभी भी -4 आया, वापस b जैसा आ गया, तो वही आपके पास क्या होगी, सिमेट्रिक हो गया। अब इसका भी चेक करो, इसका भी चेक करो, इसका भी चेक करो, खुद ही चेक करोगे। लेकिन बच्चों रुको, मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिक बता के जाऊँगा कि जो भी सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है उसकी पहचान कैसे करनी है आपने। तो अगर मैं कहूँ खुद से कोई सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक बनाओ तो क्या बना सकते हो? बना सकते हो, खुद से कोई सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक बनानी है तो ऐसा कर दो, मैंने सिमेट्रिक बनानी है। पहले क्या बनाते हैं जी, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए ये याद रखो बच्चों, यहाँ पे ये डायगोनल आती है ना, डायगोनल में सेम, डायगोनल में आपने ऐसा रखना है, डायगोनल में अलग अलग नंबर रखो। मान के चलो डायगोनल में मैंने ए रख दिया, फिर बी रख दिया, फिर सी रख दिया, ठीक। अब फिर मुझे एक यहाँ और यहाँ पे होगा नंबर, बिल्कुल ये 3, डायगोनल में मैंने 3 नंबर लिखे, तो 3 हो सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं। अब देख लें, डायगोनल में अलग अलग रखना है, सब अलग अलग हो,
लेकिन इधर जो आएगा उधर इधर भी वही आना चाहिए। अगर मैं मान लो इधर डी लिख रहा हूँ, इधर भी डी आना चाहिए। याद आ रही, समझ आ रही है? हाँ, इधर मैं ई लिख रहा हूँ तो इधर भी मुझे ई लिखना होगा, इधर और इधर। इधर मैं एफ लिख रहा हूँ तो इधर भी मुझे एफ लिखना होगा। तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स बन गई है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गई। ध्यान से सुनना, क्या किया मैंने, इधर अलग अलग रखे हैं, यस सर। इधर जो था वो यहाँ रखा, इधर जो था वो यहाँ रखा, इधर था जो वो यहाँ रखा, समझ गए हो? अब अगर 2x2 बनानी है कोई मैट्रिक्स, 2x2 में, अब अगर कोई नंबर के हिसाब से बनाएंगे वो भी देख लो। अब 2x2 मैट्रिक्स बनानी है तो क्या करोगे, इधर और इधर डायगोनल इधर इधर होगी, अलग अलग रखा, इधर जो है वो इधर रखोगे, 3 इधर 3 इधर। ये आपके पास क्या बन गई है, सिमेट्रिक मैट्रिक बन गई है। अब इसको किसी नंबर के लिए लिख दो, नंबर के लिए बनाएं तो आ जाओ 1 2 3, इधर इधर अलग रखें। इधर मान ले 2 लिखना चाहें तो इधर भी 2 लिखेंगे, इधर आप 3 लिखना चाहते हैं तो इधर भी 3 लिखें, इधर 4 लिखना चाहते हैं इधर भी 4। तो ये पूरी तरह डायगोनल मैट्रिक्स बन गई। हाँ सही सुना आपने सर, ये तो बड़ा ज़बरदस्त तरीका है, बिल्कुल तरीका ज़बरदस्त है। इस तरह आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकते हो। अब देखो जैसे आपके पास ये सिमेट्रिक दी थी इन्होंने, इसमें इधर उधर सेम था, इधर उधर सेम था, इधर उधर आप देख के बता सकते हो एमसीक्यूज़ के लिए कि भाई ये सिमेट्रिक है। अब आ जाओ और सिमेट्रिक के कहाँ पे, ये देखो ये नहीं है और नहीं है, और स्क्यू सिमेट्रिक है बाकी। अब स्क्यू सिमेट्रिक बनाने का तरीका ढूंढो बच्चों, सिमेट्रिक का बना। अब इसका भी आंसर देखो, यहाँ पे 6 में बोला राइट अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ऑर्डर 3 का लिखो, ये ऑर्डर 3 का है, 3 रो 3 कॉलम है। तो अब इसका सिमेट्रिक हमने बना दिया, इसका सिमेट्रिक बना दिया हमने, इस क्वेश्चन का सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने बना दी, बोल रहा था बनाओ, तो आप ऐसे खुद से बना सकते हो। अब स्क्यू सिमेट्रिक हम बनाएंगे उसके साथ ये भी समझेंगे और ये भी एक बना के दे देंगे, समझ के द एंड होने वाला है। मैंने क्या कहा, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक कैसे बनानी है, स्क्यू के लिए क्या, स्क्यू के लिए डायगोनल एलिमेंट्स को 0 रख दो। कैसे, ये डायगोनल होती है, इनको 0 0 लिखो हमेशा, 0 0 0 लिख दिया। अब यहाँ पे यो रखोगे, मान ले a रखा तो यहाँ -a रखोगे, यहाँ पे b रखा तो यहाँ -b रखोगे। हाँ अगर इधर -a लिखते तो इधर +a लिखते। यहाँ पे c रखा तो यहाँ -c रखोगे। यस, बन गई है। अब किसी नंबर के लिए लिखो, 2 वालों के लिए लिखो तो बहुत आसान है। 2 वालों के लिए मान ले यहाँ पे 0 0 रखा, इधर +a रखा है तो इधर -a। अब किसी नंबर के लिए लिखते हैं, इधर 0 0 रख दो, लिख दिया। यहाँ पे आपने +2 लिखा है तो -2, यहाँ पे आपने 3 लिखा है तो यहाँ -3, यहाँ पे आपने 4 लिखा है तो -4। ये बन के तैयार हो गया। देखो इसका भी आंसर आ गया। अब आ जाओ, ये सारे 0 है कि नहीं है, है सर। यहाँ -2 है तो यहाँ +2 है सर। यहाँ -4 है तो यहाँ +4 है सर। यहाँ -2 है तो यहाँ +2 है सर। देखो बुक वाले ने भी यही कंसेप्ट यूज़ करके बनाया है। यहाँ 0 0 है, यहाँ +9 है तो यहाँ -9 है, यहाँ 0 0 है, हाँ सर। -7 है तो +9 है, यहाँ 0 0 है, हाँ सर। यहाँ +a है तो -a है, यहाँ ये तो मैंने लिखा था। यहाँ 0 0 है, यहाँ -5 है तो ये +5 होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर सेम है तो फिर नहीं था, ठीक है, ये बुक का क्वेश्चन था। अगर माइनस है तो सेम है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है। तो आप चेक करने में चेक कर लो। उम्मीद करता हूँ समझ आए। मिलते हैं नेक्स्ट उसके साथ, तब तक के लिए गुड बाय।